गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसे कि आज हम देखेंगे क्लास 10 के कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे कि जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने बोर्ड पे लिखा है कि परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न आएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही बात है, परीक्षा में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा। बस इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा तो अंक इधर से उधर हो सकता है, बाकी टॉपिक सारा सेम रहेगा। ठीक है, आइए ले चलते हैं आपको कुछ क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन लाए हैं कि जो कि 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि क्या करता है? विभाजित करता है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन है और विभाजन सूत्र लगेगा। ठीक है, सबसे पहले इसका फिगर बनाना चाहे हम तो फिगर, इसके लिए भी फिगर है। ठीक है, हमने एक रेखा खींच दिया पहले ही से। ठीक है, इसका हम इसका नामकरण भी कर देते हैं रेखा का। ये पहला जो बिंदु इसको है मान लेते हैं कि ए है। ठीक है, ये दूसरा बिंदु है जो इसका नाम है बी। ठीक है, और इसको 3:1 में करता है, किसमें? 3:2 में, यानी कि एक बिंदु ऐसा जरूर होगा ए और बीच के बीच में जहां पे ये क्या करता होगा, इसको कट करता होगा। तो 3 को थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं और 1 को थोड़ा कम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस बिंदु का नाम रख देते हैं पी। आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक को अगर यहाँ पे दिखाते भी हैं, पहला जो है लिखा है कि 4 और -3 है, दूसरा है 8 और 5 है। क्या है? 8 और 5 है। ठीक है, और तीसरा का हमें पता करना था, तीसरा में नहीं पता तो इसको मान लेंगे कि x है और क्या है? y है। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। ये भी दिया है इसमें, इसका रेशियो दिया है, यानी कि यही जो दिया है रेशियो, यही m1 और m2 का मान होता है। इसको भी हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा अलग कलर का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ये इतना जो होगा 3 होगा, दिख रहा है 3, और ये जो होगा 1 होगा। ठीक है, यानी कि यही जो है m1 और m2 का मान है इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले विभाजन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो जो विभाजन का सूत्र होता है, विभाजन का सूत्र x का मान निकालने के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। ये किसका निकालने के लिए होता है? x का मान निकालने के लिए होता है। ठीक y का निकालने के लिए भी ऐसा ही होता है, तो y का भी लिख देते हैं हम। y का निकालने के लिए होता है सूत्र m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में m1 प्लस m2, यही सूत्र होता है। सबसे पहले इसका निकालने के लिए आपको ये दोनों सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें x1 y1 कहां से मिलेगा? आपको पता होना चाहिए कि जो पहला होता है x1 का मान होता है, ये y1 का मान होता है। तो यहाँ पे x2 और y2 और xy का मान ही निकालना हमें। आइए रखते हैं यहाँ पे, इसको रखेंगे हम तो x इक्वल m1 का मान, पहला m1 है और ये m2 है। जो भी अनुपात होता है वही m1 और m2 का मान होता है। ठीक है, तो m1 की जब रखेंगे 3 गुणे x2 का मान, x2 का मान क्या है? 8 है, तो लिखेंगे 8 प्लस m2 का मान, m2 का मान 1 है, 1 गुणे x1 का मान 4 अपान में m1 प्लस m2, यानी कि 3 और 1 4। इतना समझ में आ गया होगा। अब x का मान निकालेंगे हम तो 8 तरीके 24 होता है और 4 एकम 4 होता है, बटा में 4। तो ये 24 4 28 हो जाएगा, 28 बटा में 4, यानी कि क्या हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 7। क्या आया है? 7 आया है। ठीक है, ये x का मान आ गया। y का मान निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही m1 का मान 3 है, y2 का मान 5 है। ठीक है, m2 का मान 1 है, y1 का मान -3 है। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। आगे करेंगे तो 5 से 3 15 हो जाएगा, होगा
3 से 1 में गुणा करेंगे तो -3/4 हो जाएगा। इसको आगे करेंगे 15 में से 3 हटाएंगे तो बचेगा हमारा क्या 12, यानी कि 12/4, यानी कट गया क्या आया 3 आया, क्या आया 3 आया। अतः P का निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अतः P का निर्देशांक अब हम लिखेंगे लिख लेंगे, अतः P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले x का मान लिखते हैं उसके बाद y का लिखते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा 7 और 3। ठीक है, यही आंसर हुआ। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को कम से कम जरूर 1 से 2 बार ऐसा क्वेश्चन लगा लेंगे ताकि कि पेपर में आए तो आपका छूटा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 जो है त्रिकोणमिति से है। ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ जाता है, बच्चों का दिमाग घूम जाता है। आइए लगाते हैं, इसको घुमाते हैं हम लोग। सबसे पहले जो भी लिखा इसमें, इसको हम इस साइड से हल करके ये वाला साइड लाते हैं और ये वाला साइड से हल करके यानी कि दायां पक्ष को हल करके बायां पक्ष ला दीजिए या बायां पक्ष को हल करके दायां पक्ष ला दीजिए। ठीक है, अगर ना हो रहा है तो दोनों को हल कर दीजिए। यहाँ पे हम इसको करना चाहे तो कर सकते हैं कि 1 प्लस, ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है तो सबसे पहले प्रयास करते हैं कि उसको साइन और कॉस के रूप में चेंज किया जाए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कॉस के रूप में, तो 1 में क्या लिख देंगे कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 1 में कॉस ए। ठीक है, इधर साइन स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। हमें पता है कि साइन स्क्वायर को यहाँ पर लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। हम लिखते हैं यहाँ पे ऊपर लिखेंगे वहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपन में 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे देखेंगे कि सूत्र बन रहा है, क्या बन रहा है, सूत्र बन रहा है। तो नहीं रहा है। ठीक है, नीचे लिखते हैं, यहाँ पे सूत्र बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है, रखते हैं। अच्छा, इसको अब हल करेंगे तो क्या होगा, इधर से इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कोस ए प्लस 1 में कॉस ए। ठीक है, और नीचे ये इसका रेसिप्रोकल होगा तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर कॉस ए हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमने बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके लिए होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए और दूसरे में लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए और नीचे लिख लेंगे क्या 1 माइनस कॉस ए। देखेंगे ऊपर नीचे सेम सेम दिख रहा है, एक कट गया। ठीक है, इधर भी कॉस ए से कॉस ए कट गया, इधर क्या बचा कॉस ए प्लस 1, इधर क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, यानी कि दोनों बातें सेम है, दोनों बातें सेम है। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो इधर हमारा क्या बचा कॉस ए प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस का से इसको भी कॉस ए प्लस 1 लिखा जा सकता है क्योंकि प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हुआ हल हुआ, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सिद्ध हुआ या हेंस प्रूफ
प्रूव। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन लिखा है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यदि चिमनी के पाद बिंदु से 25 मीटर दूरी पर, यदि चिमनी के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। ये क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो चैप्टर है उससे लिया गया है, और इसमें ये त्रिभुज के बारे में बात करता है कि त्रिभुज का इस सब इसके लिए फिगर बनाते हैं पहले। देखिए फिगर को हम इससे बनाते हैं। हमने फिगर बनाया। जब भी इसमें फिगर बनाएंगे हम तो राइट एंगल बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री का बनाएंगे। ठीक है, इसमें बोला क्या है, मान लेते हैं कि एक चिमनी है, ये चिमनी है जो लंबी ये है, यही चिमनी है। ठीक है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से जो कि चिमनी के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि उन्नयन कोण है। आपको पता होगा कि जब हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन बनता है। ठीक है, यानी कि उन्नयन बना है, यानी कि नीचे से ये ऊपर की तरफ क्या होगा, देख रहा होगा। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, आगे बोला है कि चिमनी के पाद बिंदु से उसकी दूरी 25 मीटर है, यानी कि जो चिमनी का पाद बिंदु, यानी कि पाद बिंदु का मतलब ये है कि जहां पे चिमनी खड़ी है। ठीक है, तो खड़ी यहाँ पे, यहाँ से 25 मीटर की दूरी पे है। यहाँ से कितनी दूरी पे है, 25 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, इसका नाम रखना चाहे तो नाम रख सकते हैं ABC। ठीक है, तो चिमनी की ऊंचाई बताइए, यही बतानी है आपको, ये इसकी हाइट बतानी है, ऊंचाई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लंब और आधार किसमें होता है, लंब और आधार। तो आपको लंब और आधार जो होता है टेन में होता है। टेन की बराबर लंब बटा में आधार, टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा में आधार। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी पर लगाएंगे, हम लिखेंगे टेन कितना डिग्री है, थीटा की जगह पे 60 डिग्री है। ठीक है, लंब क्या है, लंब h दिया है, आधार क्या दिया है, 25 दिया है। इतना ही बस, यदि आप रख लेते हैं तो क्वेश्चन को आराम से लगा लेंगे। ठीक है, टेन 60 का मान आपको पता होना चाहिए क्या होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेन 60 डिग्री होता है √3 होता है। ठीक है, तो टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। यहाँ पे h अपन में 25। ठीक है, h की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, h की बतानी है। ठीक है, h का मान निकालेंगे तो इधर से गुणा हो जाएगा, तो h इक्वल हो जाएगा 25 करनी में 3। यही आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये यदि आप फिगर बना पाते हैं तब सिंपल है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यानी कि प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि ताश की एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाल गया पत्ता क्या हो, बादशाह नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि जो ताश वाले क्वेश्चन ये है, आपको पता होना चाहिए कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52। उसमें बोला है कि एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, उसको अच्छी तरह से फेंटा भी गया है, एक पत्ता निकाला जाता है। तो बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, और दूसरा बादशाह ना हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो पत्ती होती है कौन कौन सा होता है। कुछ पत्तियों का नाम हमें पता हो जिसको अपने बता देते हैं। पहला तो बादशाह होता है। ठीक है, बादशाह होता है, उसके बाद से बेगम, इसको किंग भी बोलते हैं, बेगम,
इसको रानी भी बोलते हैं, गुलाम होता है, गुलाम। और एक और पत्ता छूटा है जो कि इसका एक इक्का होता है, जो कि सबसे क्या होता है, जो कि सबसे बड़ा पत्ता होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्का बोलते हैं। क्या, इक्का, इक्का। ठीक है, इसको पहले नंबर पर हम रख लेते हैं, इसको दूसरे नंबर पर रख लेते हैं, इसको तीसरे नंबर पे और इसको चौथे नंबर पर। ठीक है, इतना पहले हम समझते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, सॉरी 13 प्रकार के पत्ते होते हैं, प्रत्येक पत्ते 4 होते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन होता है, जो क्वेश्चन जिस सबसे ज्यादा बनता है, इक्का, बस्सा, बेगम, गुलाम। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के पत्ते जो कितने प्रकार, कितने कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 इक्का होगा, 4 बस्सा होगा, 4 बेगम होगा और 4 गुलाम होगा। इक्का बादशाह को तो आपको बताएं किंग बोलते हैं, बेगम को क्वीन बोलते हैं, गुलाम को वो बोलते हैं जोकर। ठीक है, तो अब हमसे पहला क्वेश्चन बोला है, आपको पता है कि टोटल कितने पत्ते होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। टोटल पत्तों की संख्या इतना होता है, 52 तक। तो पहला बोला कि बादशाह होना चाहिए, तो बादशाह के लिए इसका पहला का हमारा उत्तर हो जाएगा बादशाह। तो कितने पत्ते बादशाह है, 4, और टोटली कितने होते हैं, 52। इसी को हल करेंगे तो हो जाएगा 1/13। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यही पूछता कि बेगम कितने होंगे, तो 4/52, यानी कि 1/13। ये बोलता है कि गुलाम कितने होंगे, तो 4/52 यानी कि 1/13। ठीक है, इसी में बोला है कि बादशाह नहीं होना चाहिए, यानी कि टोटल 52 पत्ते होते हैं, बादशाह नहीं होना चाहिए। तो बादशाह कितना है, 4 है, यानी कि 52 में से हम 4 माइनस कर देंगे। 52 में से क्या हो जाएगा, 4 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 48/52। इसको कट करेंगे हम, तो 12 चौक 48 हो जाएगा और 13 चौक 52 हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका क्या हो गया, 12/13 हो जाएगा, जो कि बादशाह नहीं होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी बोलेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर यही होता है, 1/13। अगर इसमें से किसी का भी नाम लिया तब। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए, और नीचे लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्यिका का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा कि इसमें बच्चे क्या करते हैं कि जब ये क्वेश्चन आता है आपको आपके सामने, तो इसका बहुलक निकालना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में माध्यिका निकालना शुरू हो जाएंगे। जब हम देखते हैं मैक्सिमम बच्चे कोचिंग में भी जो है कि टेस्ट देते हैं, तो इसका जब भी क्वेश्चन आ गया तो इसका बहुलक निकालना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि बस देख आंसर बताने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुलक कब होता है, जिस पद की बारंबारता ज्यादा होती है वो इसे क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। यानी कि इसमें क्वेश्चन में बारंबारता में सबसे ज्यादा कौन सा है, जो 8 है, ये है ना। तो इसी का ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल में कौन सा है, तो 8 के सामने क्या है, 3 और 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 5 तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम वही बात माध्यिका वर्ग में भी फॉलो होती है और माध्य वर्ग में भी फॉलो होगी। ठीक है, इसमें बोला है माध्यिका वर्ग में कि इसका माध्यिका का वर्ग क्या होगा। ठीक, तो हमें सबसे पहले हमें पता है कि f का मान जो निकालते हैं तो इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा वाला कौन सा बारंबारता है। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता जो 20 वाला है, तो इसका वर्ग अंतराल में क्या है, 30 से 40 तक, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 से 40। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये जो ये था डी, इसका ऑप्शन जो था डी ए करेक्ट था, इसमें बी करेक्ट था। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। यदि आप जितने भी हमने क्वेश्चन बताया है, इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, और आगे भी वीडियो बनेगी, यदि सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तब 100% गारंटी है कि आपका 80 मार्क्स से तो नीचे नहीं आएगा, उससे ऊपर जितना भी चाहे उतना जा सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ याद रहे, सारी बातें को एकदम ध्यान से देखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको आ रहा था तो उसका आंसर अभी आंसर कमेंट में बताएंगे कि हाँ आपको कितना क्वेश्चन इसमें से आ रहा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।